स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने निर्धनता के दुष्चक्र सिद्धांत को शुरू किया था। निर्धनता का दुष्चक्र सिद्धांत प्रोफेसर नर्कसे ने दिया है। नर्कसे का मानना है कि निर्धनता जो है स्वयं ही निर्धनता को जन्म देती है। निर्धनता का कारण भी और परिणाम दोनों ही निर्धनता है, जिसमें हमने निर्धनता के दुष्चक्र की विशेषताओं की बात की थी और निर्धनता के दुष्चक्र के विभिन्न पक्ष थे और जिसमें हमने दो पक्षों की बात कर ली थी, निर्धनता के दुष्चक्र का पूर्ति पक्ष और निर्धनता के दुष्चक्र का मांग पक्ष हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे तीसरे जो इसके पक्ष की, वो है पिछड़ेपन का दुष्चक्र, विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस। जो निर्धनता का दुष्चक्र है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बैकवर्डनेस के कारण भी उत्पन्न होता है, या हम कहें आर्थिक तत्वों के पिछड़ेपन के कारण भी उत्पन्न होता है। अलग विकसित देशों में क्योंकि आय कम होती है तो ये आय की कमी इकोनॉमी के में कई तरह के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेवार होती है। यह आय की कमी के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ापन उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि जो ये दुष्चक्र है वो आय की कमी, लो इनकम से स्टार्ट है कि मान लीजिए अलग विकसित देशों में आय कम है। अब इनकम की कमी होने के कारण एक तरफ तो इनमें शिक्षा की कमी होगी, लोगों में एजुकेशन कम होगी, साक्षरता का लेवल कम होगा, और दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के कारण या अच्छा खान पान ना होने के कारण लोगों का जो स्वास्थ्य है वो खराब होगा। तो इस तरह से शिक्षा की कमी और ख़राब स्वास्थ्य, इन दोनों के कारण ही जो श्रम की उत्पादकता है वो काफ़ी कम होती है। और दूसरी तरफ जो अलग विकसित देश हैं इनमें जन्म दर काफ़ी ऊंची होती है, जिसके कारण जो श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती जाती है। पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई होती है इन देशों में। तो एक तरफ तो श्रमिकों की मांग कम है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, और दूसरी तरफ क्योंकि बचत भी कम है और निवेश भी कम है, इस कारण से भी श्रमिकों की मांग कम हो जाती है। लेकिन पूर्ति मांग से ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होगा, बेरोजगारी और अल्प रोजगार जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस तरह से जैसे कि हमने देखा कि जनसंख्या का खराब स्वास्थ्य हो गया, ये शिक्षा की कमी है, बेरोजगारी है, अल्प रोजगार है, ये सब इकॉनमी में मानवीय साधनों के पिछड़ेपन का प्रतीक है। अब ये पिछड़ापन होगा तो इसके कारण प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, श्रम की उत्पादकता कम हो जाएगी, और श्रम की उत्पादकता कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाती है, कम रह जाती है। तो ये तो थे निर्धनता के दुष्चक्र के तीन पक्ष, पूर्ति पक्ष, मांग पक्ष और पिछड़ेपन का दुष्चक्र या पिछड़ेपन वाला पक्ष। तो अब हम बात करेंगे कि क्यों ये निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने की ज़रूरत है या इसको कैसे तोड़ा जाए। ये जो निर्धनता का दुष्चक्र है अपने आप नहीं ठीक होगा, स्वतः सुधारक नहीं है, सेल्फ करेक्टिंग नहीं है, ये बल्कि स्थायी होता जाता है, सेल्फ परपेचुएटिंग है। इसलिए जब तक निर्धन देश अपनी निर्धनता को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो इस निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे ही रहेंगे। तो इस निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने की ज़रूरत है। तो इसको तोड़ा कैसे जाए या इसका समाधान कैसे किया जाए, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे जिस तरह से इसके तीन पक्ष इसकी निर्धनता के दुष्चक्र के थे, तो इसी तरह से जो इसके समाधान के भी तीन तरह के समाधान ही लेंगे। एक समाधान मतलब इनकी वही पूर्ति या बचत पक्ष से रिलेटेड होगा, दूसरा समाधान मांग पक्ष से रिलेटेड होगा, और तीसरा समाधान इसके पिछड़ेपन के दुष्चक्र के समाधान से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पूर्ति संबंधी दुष्चक्र का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ सप्लाई। कि पूर्ति संबंधी अगर दुष्चक्र को तोड़ना है तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। उसमें सबसे पहला उपाय है इंक्रीज इन सेविंग्स, बचत में वृद्धि करनी चाहिए। क्योंकि अलग विकसित देशों को अगर जो पूंजी निर्माण या निवेश बढ़ाना है तो उसके लिए बचतों में वृद्धि बहुत ज़रूरी है। तो बचतों में वृद्धि तभी होगी जब अनावश्यक व्यय पर, जैसे कि कोई रीति रिवाज है, शादी विवाह है, या शान शौकत की वस्तुओं पर या प्रदर्शन प्रभाव के कारण लोग खर्च कर रहे हैं, तो इस तरह का जो व्यय है, अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर है, उसको कम किया जाना चाहिए। क्योंकि अलग विकसित देश है, इनमें वॉलेंट्री सेविंग की पॉसिबिलिटीज़ तो काफ़ी कम होती हैं, अपनी इच्छा से लोग बचते नहीं करते। तो इसलिए इस संबंध में सरकार के हस्तक्षेप की काफ़ी ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट है अपनी फिस्कल पॉलिसी में इस तरह से चेंज लाए कि बचत की दर को बढ़ाने के लिए उपाय करे। तो ये बचत की दर तभी बढ़ेगी जब सरकार अपनी राजकोषीय नीति को सही तरीके से प्रयोग करती है। मान लीजिए विलासिता की जो सामग्री है, लग्जरी गुड्स हैं, उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दे, या किसी को लगान किराया
के रूप में इनकम बढ़ रही है तो उस पर प्रत्यक्ष कर ज़्यादा लगा दे। तो इस तरह से टैक्सेशन सिस्टम में चेंज करके कंजम्पशन में कमी करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह से बचतें बढ़ जाती हैं। सरकार क्या कर सकती है, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम्स या कंपल्सरी लोन स्कीम्स के द्वारा भी बचत को एक सीमा तक एकत्रित कर सकती है। नेक्स्ट दूसरा समाधान है वो है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, पूंजी निर्माण या निवेश में वृद्धि। अब निर्धनता के दुष्चक्र को अगर हमने तोड़ना है तो उसके लिए सिर्फ बचतें करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बचतों को ठीक ढंग से इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से की जाए, शॉर्ट टर्म निवेश योजनाओं के साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट योजनाएं, जैसे कि बहुउद्देशीय योजनाएं हैं, इस्पात कारखाने हैं, रासायनिक पदार्थ बनाने वाले कारखाने हैं। तो इस तरह की जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, भारी उद्योग हैं, आधारभूत उद्योग हैं, इनकी स्थापना पर भी काफ़ी मात्रा में निवेश किया जाना चाहिए। बल्कि निवेश की जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों जो टाइम पीरियड की योजनाएं हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब बचतें होंगी कैसे, बचतों के एकत्रीकरण के लिए भी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, तभी वो, कई बार क्या होता है बचत करने की इच्छा तो होती है लेकिन उस बचत को प्रॉपरली एकत्रित करने की या इकट्ठा करने की कोई सुविधाएं नहीं होती, देश में मॉनेटरी या बैंकिंग सिस्टम ठीक नहीं होता। तो इस तरह से भी बचतें कलेक्ट नहीं हो पाती और निवेश नहीं हो पाता। तो लोगों की जो छोटी छोटी बचतें करने की प्रेरणाएं लोगों को तभी मिलेगी जब उसको बचत करने की सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो इसलिए अलग विकसित देशों में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए उचित मौद्रिक और बैंकिंग नीति भी बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मांग संबंधी दुष्चक्र का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ डिमांड। जैसा कि अभी हमने पीछे निर्धनता के दुष्चक्र के पक्ष किए, उसमें हमने मांग पक्ष की बात की कि हमने कहा कि इन देशों में इनकम कम है, इसलिए मांग कम होती है, इसलिए निवेश करने की प्रेरणा नहीं मिल पाती। तो अगर निर्धनता के दुष्चक्र के मांग पक्ष का अगर हमने समाधान करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट का जो साइज़ है, बाज़ार का विस्तार किया जाए, जिससे निवेशकर्ताओं को निवेश करने की प्रेरणा प्राप्त हो। नर्कसे ने बाज़ार का साइज़ बढ़ाने के लिए संतुलित विकास की नीति को अपनाने का सुझाव दिया है, बैलेंस ग्रोथ की नीति को अपनाने का सुजेशन दिया है। संतुलित विकास की नीति का मतलब होता है कि इकोनॉमी के हर क्षेत्र, जैसे कि कृषि में, उद्योग में, यातायात में, इस तरह का निवेश किया जाना चाहिए कि एक क्षेत्र के जो उत्पादन की मांग है वो दूसरे क्षेत्र के द्वारा की जा सके। तो इस तरह से क्या होगा, मांग बढ़ेगी और मांग में वृद्धि के फलस्वरूप मार्केट का साइज़ बढ़ेगा और निवेश करने की प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री हैं जैसे कि हिर्शमैन है, सिंगर, फ्लेमिंग, ये अर्थशास्त्री जो हैं वो बैलेंस ग्रोथ की नीति को प्रैक्टिकल नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग अनबैलेंस ग्रोथ की नीति अलग विकसित देशों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इन देशों में कैपिटल की तो वैसे ही कमी होती है, इसलिए संतुलित विकास की नीति को अपनाकर विकास नहीं किया जा सकता। भारत जैसे अलग विकसित देशों के उदाहरण से हमें ये पता लगता है कि इन देशों की मांग बढ़ने की हर समय संभावना बनी रहती है, इसलिए मौद्रिक आय के बढ़ाने की आवश्यकता है। मौद्रिक आय बढ़ाकर हम मांग को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर जो अलग विकसित देश है उसमें प्लान डेवलपमेंट की पॉलिसी को ही अपनाया गया है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन संबंधी दुष्चक्र का समाधान। हमने पीछे अभी बात की, अलग विकसित देशों के आर्थिक विकास की भी मुख्य बाधा थी मानव शक्ति का पिछड़ापन, और इसके विभिन्न पक्षों में भी हमने तीसरा पक्ष लिया कि पिछड़ेपन के कारण भी ये देश विकास नहीं कर पाते। तो मानवीय शक्ति की अगर कुशलता बढ़ानी है हमने और उसका पिछड़ापन को दूर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन देशों में शिक्षा जो है, एजुकेशन हो गया, तकनीकी ज्ञान हो गया, प्रबंध की ट्रेनिंग, इन सब का विस्तार किया जाना चाहिए। इन देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, देश की जनता का स्वास्थ्य सुधार किया जाना चाहिए ताकि इनके एफिशिएंसी का लेवल बढ़े। यातायात और संचार के साधनों का भी विकास किया जाना चाहिए। तो पिछड़ेपन संबंधी दुष्चक्र को दूर करने के लिए इन सभी उपायों को अपनाकर अलग विकसित देशों में विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के दुष्चक्र सिद्धांत की आलोचनाएं। कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जैसे कि हिर्शमैन हो गया, बायर, मेडल, इन्होंने निर्धनता के दुष्चक्र सिद्धांत की आलोचना की है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है वो इसको एम्पेरिकली रॉन्ग मानते हैं इस सिद्धांत को, कि ये अनुभव की दृष्टि से गलत है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि एक निर्धन देश हमेशा निर्धन ही रहेगा, निर्धनता का कारण और परिणाम निर्धनता ही है।
अगर इस सिद्धांत के ये निष्कर्ष सही होते तो संसार का कोई भी जो देश है विकसित नहीं हो पाता, क्योंकि जो आज संसार के धनी देश हैं, विकसित देश हैं, वो भी शुरू में अलग विकसित ही थे। मान लो हम हांगकांग का उदाहरण ले, 1800 तक, 1800 ईस्वी तक जो हांगकांग एक चट्टान के रूप था, प्राकृतिक साधनों का इसमें अभाव था। आज हांगकांग विकसित देशों में, धनी देशों में आता है, ये भी एक धनी देशों में है, तो ये भी पहले अलग विकसित देश थे। और भी देशों के उदाहरण हैं, जैसे कि जापान हो गया, सिंगापुर, ताइवान, दक्षिणी कोरिया, ये सारी अर्थव्यवस्थाएं अलग विकसित ही थी। यहाँ के लोगों की इनकम और बचतें काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी अब ये अर्थव्यवस्थाएं अपना विकास करने में सफल हो गई हैं। इसलिए ये सिद्धांत अनुभव की दृष्टि से गलत है। दूसरी जो आलोचना है वो है सिंपल एक्सप्लेनेशन, सरल व्याख्या। प्रोफेसर बायर कहते हैं कि ये सिद्धांत अलग विकसित देशों की जो नेचर है, उसकी प्रकृति है, उसकी बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन करता है। इस सिद्धांत की ये मान्यता भी गलत है कि किसी देश का जो विकास है वो सिर्फ बचत और पूंजी निर्माण पर डिपेंड है। किसी भी देश के विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि हमने पिछले लास्ट वीडियोज़ में भी पढ़ा कि जैसे कुशल उद्यमी हो गए, सरकार की नीतियाँ किस तरह की हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्रगतिशील संस्थाएं हैं, बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं वो किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो सिद्धांत हैं आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को ही लेता है और बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर करता है। नेक्स्ट है पार्शियल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेविंग्स, बचत की भी आंशिक व्याख्या करता है ये सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग कि निर्धन देशों में बचत की दर क्या होती है, कम होती है और हमेशा कम ही रहती है और इसके बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि कम बचत कम आय का परिणाम है और उसके बाद और बचत कम होगी, उसकी व्याख्या भी है और उसका मतलब कारण भी और परिणाम भी है। तो इस तरह से ये दोनों तत्व एक दूसरे को लो लेवल पर ही बनाए रखने में सहायक होते हैं। लेकिन संसार के जो अलग विकसित या विकासशील देशों की बात करें, जैसे भारत की बात कर लें, भारत में बचतों की दर काफ़ी ज़्यादा है, विकसित देशों से भी ज़्यादा है। लेकिन तो इसलिए बचत की दर बढ़ाकर भी जो देश हैं अपने निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने में सफल हो सकते हैं, निर्धन होते हुए भी। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक दृष्टि से गलत। ये सिद्धांत एनालिटिकली भी अनसाउंड है, विश्लेषण की दृष्टि से भी गलत है। ये सिद्धांत क्या मानता है? इस सिद्धांत का क्या विश्लेषण है मेन, कि इनकम के कम लेवल के फलस्वरूप इनकम की जो वृद्धि दर है वो शून्य होती है। ये क्या मानता है कि इनकम का लेवल कम है और साथ साथ वृद्धि दर भी शून्य है, लेकिन ये विश्लेषण सही नहीं है। ये सिद्धांत क्या मानता है कि हमेशा पॉवर्टी जो है स्टैग्नेशन या गतिहीनता को ही जन्म देगी, लेकिन पॉवर्टी अलग चीज़ है, गतिहीनता अलग चीज़ है। इनकम अगर कम है, इनकम का लेवल कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कारणों से हम आय की वृद्धि दर में, उसकी जो ग्रोथ रेट है इनकम की वृद्धि दर में इंक्रीज़ करके, उसकी दर में इंक्रीज़ करके इकोनॉमी को गतिशील बना सकते हैं। इसलिए निर्धनता और गतिहीनता सेम नहीं है, निर्धनता अलग धारणा है और गतिहीनता अलग धारणा है। लेकिन ये सिद्धांत कहता है कि निर्धनता सदैव गतिहीनता को जन्म देती है। नेक्स्ट है रॉन्ग पॉलिसी प्रेजेंटेशन, गलत नीति निर्धारण। बहुत सारे आलोचक इस सिद्धांत की जो इस सिद्धांत के द्वारा नीतियां निर्धारित की जाएंगी उनकी भी आलोचना करते हैं। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग निर्धन देश अपना विकास तभी कर सकता है जब या तो वो विदेशी पूंजी प्राप्त करे या फिर उनकी सरकार लोगों से ज़्यादा टैक्स लगाकर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए धन एकत्रित करे। लेकिन प्रोफेसर बायर ने इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा है कि जो देश बिना विदेशी सहायता के अपना विकास नहीं कर सकता, उसके लिए विदेशी सहायता के द्वारा भी विकास करने की संभावना नहीं है। तो इस सिद्धांत से जो नीति निर्धारण संबंधी निष्कर्ष निकलते हैं वो भी गलत कहे हैं। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ सर्कुलर प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रिया की अवास्तविक मान्यता। इस सिद्धांत का क्या मानना है कि कम आय के कारण कम बचत होगी, फिर कम निवेश, कम उत्पादकता और कम आय, इस तरह से ये चक्रीय प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ये प्रक्रिया ही निर्धन देश को निर्धन बनाए रखेगी। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। इनकम के कम होने के बावजूद भी कुछ सिचुएशंस में और बहुत सारे फैक्टर्स के कारण इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जा सकती है। कि जैसे अरब देशों का उदाहरण ले लें हम, अरब देश निर्धन थे, लेकिन पेट्रोल या प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोल की खोज हो गई तो उन्होंने इन देशों को निर्धन ही बना दिया।
जापान और जर्मनी है वो भी युद्ध के बाद उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी काफ़ी तहस नहस हो गई थी, विखंडित हो गई थी, लेकिन यहाँ की मैन पावर ने, ह्यूमन कैपिटल ने, यहाँ की उद्यमशीलता ने और सरकार की उचित नीतियों ने इन देशों को विकसित देशों की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया और ये देश अपना तीव्र गति से विकास कर पाए। तो इस तरह से हमने देखा कि इस सिद्धांत को काफ़ी आलोचकों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, अनुभव और विश्लेषण की दृष्टि से इसको सही नहीं माना, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत का जो मेन कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बचत और पूंजी निर्माण के महत्व की व्याख्या की है। थैंक यू।